दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में था। प्रत्याशियों को हिदायत दे दी गई थी कि अब प्रचार प्रसार बंद हो चुका है। अब जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आ जाती है। प्रशासन को मतदान कराना था, साथ ही देखभाल भी करनी थी कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इसलिए जगह जगह पर पुलिस चेकिंग भी शुरू हो जाती है। साथ ही इसी बीच में एक मर्डर होता है। मर्डर करने वाले ने जो लाश थी उसको कंडक्टर सीट पर इस तरह से बिठा रखा था कि जैसे वह जिंदा हो, लेकिन सच में वह मर चुका था। उसके एक नहीं बल्कि तीन गोलियां मारी गई थी। कातिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा था और उसके बाद उस लाश को लेकर सेंट्रो कार से यहाँ से सीधा रेत घाट चौराहे से होता हुआ सीधा पॉलिटेक्निक और इसके साथ फिर वह रोशनपुर चौराहे से सीधा लिंक रोड नंबर 2, उसके बाद फिर वह एमपी नगर चौराहे और एमपी नगर चौराहे से होता हुआ वह सीधे चेतक ब्रिज चौराहे पर पहुंच जाता है। और यह गाड़ी फिर पहुंच जाती है बरखेड़ा, जो पुराने खंडहर होते हैं, उसके पास उस लाश को वहां छोड़ जाता है। और छोड़ने के बाद कार को लेकर सीधा कस्तूरबा नगर में जाकर छोड़ दिया जाता है। अब कार को कस्तूरबा नगर में छोड़ा गया था। उस कातिल की यही प्लानिंग थी कि जो चारों शीशे हैं उनको डाउन कर दिया जाए। जो गाड़ी की चाबी है वह गाड़ी में ही छोड़ दी गई थी। साथ ही जो एक मोबाइल था उस गाड़ी में पड़ा हुआ था। कातिल की सिर्फ यही एक कोशिश थी कि कोई ना कोई यहाँ पर आएगा और वह ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत भीड़ वाला इलाका होता है, जहाँ पर लोगों के आने जाने की जो संख्या है वह लगातार बढ़ भी रही थी। इसी बीच उसकी ख्वाहिश यही थी कि कातिल इस गाड़ी को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई लेकर उस गाड़ी को चला जाए, यानी कि चोर चोरी करके ले जाएगा। कातिल यही सोच रहा था। लेकिन उसके बाद जो पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो पुलिस को यह पता चलेगा कि यह गाड़ी चोरी हो गई है और वह पुलिस जो है इसी इर्द गिर्द घूमती रहेगी, यानी कि कातिल पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं होता है और अगले 24 घंटे तक भी कार वहीं की वहीं खड़ी रहती है। लोग आते तो ज़रूर हैं, आने के बाद वह देखते भी हैं, देखकर वहाँ से उस कार को चले जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से शीशे खुले हुए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक है। कातिल जो होता है, कातिल एक ऐसा कातिल था जिसने एक शादी समारोह में वह दुल्हन को ही दिल दे बैठता है। और जब वह दुल्हन पहली बार देख रहा था तो उसकी ख्वाहिश थी कि वह इस दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाने का अवसर मिल पा जाए और मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा अगर उसे सुहाग रात मनाने का मौका मिल जाए। लेकिन ठीक जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो जाता है। एक दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार होता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह इलाके की उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन जाती है। दोस्तों, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की ये घटना है 11 नवंबर 2013 की। देर रात की एक व्यक्ति एक खंडहर की तरफ से गुजर रहा था। अचानक ही उसे कुछ दुर्गंध सी आने लगती है। दुर्गंध सी ऐसी लग रही थी जैसे कि कुछ गलत हो रहा है। वह उसी दुर्गंध की तरफ जब बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते वह वहाँ पर मौका पाके पहुँचता है तो देखता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में गोविंदपुर एक पुलिस स्टेशन है, उसी के इलाके में बरखेड़ा पठानी है और बरखेड़ा पठानी में ही खंडहर है और खंडहरों में ही एक लाश थी जो जल रही थी। लाश के पास वह पहुंचता है और देखता क्या है तो उसने करीब से देखा कि आग जो है वह जल रही है, वह भी एक व्यक्ति है जो जल रहा था। उसने उस आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन को यह सूचना भी दी कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और वह जल भी रही है। उसकी दुर्गंध की वजह से ही
वह वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा था। विधानसभा के चुनाव का जो अंतिम दौर में प्रचार था वह थम चुका था, और इसी के बीच में जब पुलिस जो ये सूचना को लगती है, पुलिस को ये सूचना, तो पुलिस एकदम से मामले को गंभीरता से ले लेती है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन का जो एसओ होता है वह भी क्राइम ब्रांच का एसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान, साथ ही एसपी अंशुमन सिंह और डीआईजी श्रीनिवास वर्मा भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और यह सभी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब ये कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो मरने वाला व्यक्ति है वह कौन है, कहां से है, हत्या क्यों हुई। ये बहुत सारे सवाल थे उनके दिमाग में। उन सवालों के भी जवाब तलाश रहे थे। लाश लगभग आधी जल चुकी थी और आधी जली लाश में एक पर्स रखा हुआ था। उस पर्स को जब देखा जाता है तो उस पर्स में लगभग 5,000 रुपये की नकदी रखी थी और कुछ कागज़ रखे हुए थे। साथ ही उस मरने वाले व्यक्ति ने एक अंगूठी भी पहनी हुई थी। अंगूठी को देखकर यह लग रहा था कि वह कुछ कीमती ही अंगूठी है। इसी बीच में जब पर्स को बार बार देखा जा रहा था तो पर्स को देखने पर एक गैस एजेंसी की, जो कि घरेलू गैस एजेंसी का एक पत्र होता है, एक पर्ची होती है, वह पर्ची उस लाश के पर्स में जो है पाई जाती है। उस पर्स में, क्योंकि वह पर्ची वहाँ पर रखी हुई थी, उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। इसके अलावा कोई भी शिनाख्त नहीं थी पुलिस के पास जो कि पहचानी जा सके कि मरने वाला कौन है, कहाँ से है, और वह इस बारे में कोई जानकारी नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गैस एजेंसी की पर्ची जो थी उस पर जो नंबर लिखा हुआ था उस गैस एजेंसी पर अब वह वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद ये पता किया जाता है कि एजेंसी में जो पर्ची जारी हुई वह किसकी है, क्यों उस पर सिर्फ नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने अपने कंप्यूटर को चेक किया, देखा, और देखने के बाद पता चलता है कि यह जो पर्ची है वो मनीष तख्तानी पुत्र दिलीप तख्तानी निवासी एयरपोर्ट के पास पंचवटी कॉलोनी, जिनका कि मकान नंबर 47 होता है। उसके बाद फिर पुलिस जो है एक टीम भेजती है और पुलिस की टीम जो भेजी जाती है वह पूछताछ करती है कि मनीष तख्तानी नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि हाँ रहते हैं, लेकिन वह अपने दोस्त के पास गए हुए हैं। क्या बात है, कोई ज़रूरी बातें हैं तो बताइए। वह कहते हैं कि ज़रूरी बात तो कुछ नहीं है, बस आपको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचना होगा। अब ऐसी बात सुनकर वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वह पोस्टमार्टम हाउस अपने पूरे परिवार के लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद परिवार वालों ने जो भी देखा, देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का बेटा था जो अब मर चुका था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि एक गोली तो सर में मारी गई थी और 2 गोली जो थी वह उसके पेट में मारी गई थी। तीनों गोली मारने के बाद लाश की पहचान ना हो, उसकी शिनाख्त ना हो, इसीलिए उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। इसके बाद फिर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है और यह परिवार जो है वह बातचीत करने के बाद यह पता चलता है जो उनके पिता हैं, जिनका कि नाम दिलीप तख्तानी होता है, उनकी माँ जो है वो वंदना होती है और पत्नी सपना होती है, और एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग उस वक्त 3 साल के आसपास होती है। उनसे जब बातचीत करती है पुलिस, तो बातचीत करने के बाद वहाँ से कोई भी सुराग उसको नहीं लग पाता है। आखिरकार कत्ल जो है वो किसने किया, क्यों किया, हत्या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि यह शहर में जाने माने व्यापारी होते हैं। इनका प्लाईवुड का अपना खुद का काम होता था, बड़ा शोरूम है। शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जो इन्हें ना जानता हो और ना पहचानता हो। और वैसे भी जो मनीष तख्तानी था वह अपने परिवार का एक इकलौता ही बेटा था। यह बात और थी कि शहर में यह अब चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार उसकी हत्या किसने की, क्यों की। अब पुलिस ने जांच पड़ताल को जब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया तो कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया, यह पता करने के लिए कि
क्योंकि जो ये लोग थे वो बहुत ही पैसे वाले लोग थे। हो सकता है कि किसी ने इनका अपहरण कर लिया हो, अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी हो और उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। तो कुछ इसी तरह का पुलिस जो है वो अनुमान लगाने लगी और ये जानने की कोशिश करने की लगी कि इलाके की जो भी बदमाश थे, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की। उसके साथ सख्ती से जब पेश आती है, कहीं पुलिस तो सुराग नहीं लग पा रहा था। इसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो उनका जो शोरूम होता है वहाँ पर पहुँचती है और एक एक करके दिन लगातार बीत रहे थे। इसी बीच में जो शोरूम पे काम करने वाले जितने भी नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हर कर्मचारी हर नौकर से बातचीत की जाती है। तभी एक नौकर पुलिस के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब, मुझे इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। जब यहाँ पर साहब थे, करीब शाम के 4 बजे के आसपास का समय था, तब लैंडलाइन पर किसी का फ़ोन आया था। जैसे ही साहब के पास वह फ़ोन आया, उन्होंने उससे बात की। उसके बाद वह तुरंत ही उठ के यहाँ से चले जाते हैं और मामा जी से वह इतना ज़रूर कह के गए थे कि मामा जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, मैं इसलिए जा रहा हूँ और जो शोरूम है तुम अपने हिसाब से इनके कर्मचारियों से बंद करा देना। ऐसा ही मनीष ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस ने उस नंबर को तलाश करने की कोशिश की जो लैंडलाइन पर आया था, तो पता किया जाता है कि वह नंबर किसका था, किसका फ़ोन आया था, कहाँ से फ़ोन आया था, फ़ोन करने वाला कौन था, कौन नहीं था, इसका पता नहीं चल पाता है। क्योंकि जो नंबर था वह एक अननोन नंबर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे हाल फिलहाल में ही वह नंबर किसी ने लिया हो। अब इस बीच में पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है और वह जांच पड़ताल करने के बाद उसके सामने एक व्यक्ति आता है जो कि एक मुखबिर होता है। पुलिस का जो मुखबिर होता है पुलिस के पास आकर कहता है कि साहब, एक जानकारी है, हो सकता है कि यह जानकारी आपके काम आ जाए। साल 2013 में यह मर्डर होता है 11 नवंबर की, और बीच में उसने बताया कि 19 अक्टूबर 2013 की बात है। इस व्यक्ति यानी कि मनीष तख्तानी की जो पत्नी होती है, जिसका कि नाम सपना होता है, वह सपना अपने ही घर में 19 अक्टूबर 2013 को अचानक से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। हालांकि इस मामले में घर के जो पास का थाना होता है वहाँ पर FIR भी दर्ज कराई जाती है, गुमशुदगी भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि यह अचानक जैसे गायब हो जाती है वैसे ही अचानक लौटकर घर पर वापस भी आ जाती है। पुलिस ने अब सपना से बातचीत की, सपना से पूछा कि तुम जो 15 दिन के लिए अचानक से गायब हो गई थी, तुम कहाँ गई थी? उसने कहा कि साहब, मैं तो अपने मायके गई थी। पुलिस ने जब एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद उसके मायके खंडवा भेजा, तो खंडवा भेजने के बाद उससे पता करने की कोशिश की कि क्या तुम्हारी बेटी यहाँ पर आई थी उस वक्त पर। तो जब घर वाले अलग अलग बातचीत करने लगते हैं तो पता चलता है कि हाँ, मेरी बेटी तो वो यहाँ पर आई थी, लेकिन वह 15 दिन नहीं रुकी थी, बल्कि लगभग 7 या 8 दिन के आसपास रुकी थी। पुलिस की टीम फिर से सपना के पास आती है और सपना के पास आकर पूछताछ करती है कि लगभग 7 से 8 दिन के आसपास तुम गायब थी, कहाँ नहीं थी। बाकी तो अपने मायके ही गई थी, लेकिन 7-8 दिन तुम कहाँ थी, कहाँ रहीं, कहाँ नहीं थी, इसके बारे में जानकारी जुटानी है। अब पुलिस लगातार उससे पूछताछ करने लगती है और उसे पूछने की कोशिश करती है और पुलिस अब सख्ती से उसके साथ पेश आने लगती है। तब वो कहती है कि वो जो अवधपुरी इलाके में कमरे पर रही थी, किसके साथ रही थी, अब यह बात पूछी जाती है। उसके बाद वह बताने में थोड़ी सी आनाकानी करने लगती है, लेकिन पुलिस ने जब उसके CDR निकलवाई, उसकी लोकेशन निकलवाई और CDR जब निकलवाई जाती है तो मैसेज के जो उसके आदान प्रदान होते हैं उन मैसेज को भी निकलवाया जाता है। और जिस दिन उसके पति का कत्ल हुआ था उसी दिन उसने एक मैसेज लिखा था कि उस मैसेज में उसने ये लिखा था कि जब काम हो जाए तो मुझे कॉल करना
और कॉल की सारी जानकारी पुलिस निकाल लेती है और वो कॉल लगभग 15 मिनट तक चलती है। 15 मिनट में क्या बातचीत हुई थी, काम कौन सा था, पुलिस ने जब यह जानने की कोशिश की और सीधे ही जिस व्यक्ति का फ़ोन आया था उस व्यक्ति का नाम होता है हर्षप्रीत सलूजा और जो कि ईदगाह हिल्स का रहने वाला होता है। पुलिस की रडार पर अब ये हर्षप्रीत सलूजा आ जाता है और हर्षप्रीत सलूजा जो कि अब पुलिस हिरासत में उसे ले लेती है और फिर उससे बातचीत करने लगती है। फिर उसकी भी CDR निकलवाई जाती है, उसकी भी लोकेशन निकाली जाती है और यहाँ पर जो लाश मिली थी, जहाँ पर वह कार मिली थी, उसकी लोकेशन और उन दोनों की जो जगह थी इसके बाद सेम ही थी। उसके बाद जो पुलिस अपनी जांच पड़ताल जो भी है वह और आगे बढ़ाती है। साथ ही तीनों लोगों को अब पुलिस हिरासत में ले लिया करती है, क्योंकि उस दिन जो बातचीत का सिलसिला था, जो सपना थी इस हर्षप्रीत सलूजा से चल रहा था, वैसे ही एक व्यक्ति और होता है जिसका कि नाम आमीन होता है, जो कि फुल बांगड़ा का रहने वाला होता है। पुलिस इसको भी हिरासत में लेती है। अब सपना, हर्षप्रीत सलूजा, आमिर उर्फ आमीन, इनको हिरासत में लेने के बाद जब जांच पड़ताल करती है तो जांच पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है, साल 2006 की बात है, खंडवा की रहने वाली लड़की जिसका कि नाम सपना होता है, उसकी शादी मनीष तख्तवानी से होती है, जो शहर का जाना माना प्लाईवुड का कारोबारी होता है। शादी तो वह हो जाती है, लेकिन इसी शादी में इस दुल्हन को लगभग 3 साल छोटा एक लड़का था, जो कि दुल्हन को बार बार निहार रहा था, देख रहा था। दुल्हन को देखते ही देखते उसके मन में तमाम तरह के गंदे गंदे ख्याल भी आने लगते हैं। वो देखते देखते सोचता है कि क्यों ना दुल्हन के साथ अगर मेरी सुहागरात मनाने का मुझे मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने जो सपना देखा था, क्योंकि जो दुल्हन थी, जब वो दुल्हन जहाँ पर पहुँचने वाली थी उसके घर से लगभग थोड़े ही फासले पर वह रहता था और वहीं से ऐसे ही मौके पर कभी कभी जब मन करता था तब वह घर आता था, जैसे छोटे देवर की तरह वह आना जाना, इस तरह से वह आना जाना उसका घर में चलता रहता था। ना जाने कब उसकी जो मुराद थी वह सपना जो है वह पूरा कर देती है। जब उसने प्यार का इजहार किया तो दुल्हन जो होती है सपना, वह उससे भी बात करने के लिए तैयार हो जाती है। इनकी अब बातचीत होने लगती है। दोस्तों, बातचीत होते होते कब इनकी जो बातचीत है वो प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के बाद यह जो परिवार के लोग रहते हैं वह अपने कारोबार में ही बिजी रहते हैं। इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर यह लड़की यानी कि सपना से मुलाकात कर लिया करता था और मुलाकात करने के बाद इनका आना जाना और जो उसने सुहागरात का सपना देखा था वह भी पूरा हो जाता है। उसके साथ उसने अनेकों बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। जब आगे वक्त बढ़ रहा था तो इसी बीच में जब मौका मिलता था तो उसने फैसला कर लिया था कि मुझे अब अपने पति के साथ नहीं रहना है, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। अब इसी बीच में इन्होंने फैसला अब आगे कर लिया। हालांकि एक बच्ची भी पैदा हो जाती है इस बीच। वह लड़की लगभग 3 साल की हो जाती है। वक्त के साथ साथ जब आगे बढ़ता ही जाता है तब उसने सोचा कि अपने घर को छोड़ती है, अपनी बेटी को भी वह छोड़ देती है अपने पति के साथ और बिना किसी को बताए वह अपने घर से निकल जाती है। हालांकि 15 दिन तक वह घर से बाहर रहती है। 15 दिन के बाद लगभग 7-8 दिनों के लिए वह अपने मायके पर रहती है। बाकी के जो 7-8 दिन होते हैं वह अपने प्रेमी के साथ रहती है और उसके बाद फिर फैसला करते हैं कि हमें मनीष को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जबकि मनीष अपने परिवार का एक इकलौता लड़का होता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही प्लानिंग कर ली कि घर के परिवार में कोई भी नहीं जानता था कि जो सपना है उसका अफेयर जो है वह किससे चल रहा था, वह लड़का कौन है और वह कौन नहीं है। परिवार के लोगों ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की और यह तारीख अब आ जाती है 11 नवंबर 2013 की। 11 नवंबर 2013 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, जहां पर एक शोरूम होता है मनीष का। मनीष उसी शोरूम से लगभग 4 बजे के आसपास
एक फ़ोन आने के बाद वहाँ से वह तुरंत ही अपने शोरूम को छोड़ देता है और वो जो फ़ोन कॉल आया था उसमें वह आदमी बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर किसके साथ चल रहा है, तुम्हारी पत्नी 7-8 दिन तक किसके साथ रुकी हुई थी, यह सारी बातें अगर तुम जानना चाहते हो तो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को बताए तुम वीआईपी रोड पर आ जाना। वीआईपी रोड के पास में खानू गांव है, खानू गांव के पास एक होटल है, होटल के पीछे एक मैरिज हॉल होता है, वहां पर पहुंच जाना। जैसे यह बात पता चलती है तो वह चुपचाप वहां से अपने सेंटर से कार उठाता है मनीष, और कार उठाने के बाद सीधा वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर फ़ोन कॉल में बताया गया था। एक व्यक्ति उसको दिखाई दे रहा था, उस व्यक्ति ने उसे इशारा किया कि एक काम करो, मैरिज हॉल जो है उसके गार्डन के पीछे पहुंच जाओ। और अब वह मैरिज हॉल का जो गार्डन होता है उसके पीछे वह पहुंच जाता है और वह कहता है कि मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि कोई किसी ने मुझे अगर आपके साथ देख लिया तो मेरी बात जो है वो खुल जाएगी और मैं ये नहीं चाहता हूँ। वह गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है और गाड़ी खड़ी करता है। इसी बीच में कुछ लोग छुपे हुए होते हैं जो कि उसकी गाड़ी में पीछे में जाकर पीछे से बैठ जाते हैं। इस बात का उसे पता नहीं चलता और वह आराम से बातचीत जो कर रहा होता है फ़ोन में, वह उसी में मशगूल था। इसी बीच मौका पाते ही उसके सर में एक गोली मार देता है और दो गोली उसके पेट में मार देता है। 2-3 गोली जब उसे लग जाती हैं तो वह मौके पे ही मर जाता है मनीष। लेकिन मौके पर मरने के बाद उसकी जो बॉडी होती है वह वहाँ से निकालता है। निकालने के बाद वह कंडक्टर वाली सीट पर उसको लिटाता है और सीट बेल्ट उसको लगा देता है और इस हिसाब से वह उसको लिटाता है जैसे कि कोई किसी को शायद शक भी ना हो और सभी को ये लगे कि ये सीट पर सो रहा है। अब यहाँ से गाड़ी चलने लगती है। रेत घाट चौराहे से होते हुए लगभग 15 से 20 किलोमीटर शहर से अलग अलग इलाकों में गाड़ी चल रही थी। हालांकि वह चुनाव का दौर चल रहा था, पुलिस मुस्तैद थी, जगह जगह चौराहे पर पुलिस चेकिंग भी कर रही थी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह होती है कि पुलिस ने इस गाड़ी को चेक ही नहीं किया और 15-20 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो जाता है। बड़खेड़ा के पास ही एक खंडहर होता है। खंडहर में उस लाश को वह वहाँ पर लाके रख देता है। लाश रखने के बाद लगभग 2 लीटर पेट्रोल से उस लाश को वह जलाने की तमाम कोशिशें करने लगता है, लेकिन वह जितना जला सकता था वह जो लाश को उतना ही जला पाता है और वहाँ से वह चला जाता है। यहाँ से जब वह आराम से उसे जला के निकल जाता है और जो कार होती है सेंट्रो कार, उसको कस्तूरबा नगर में वह छोड़ देता है। उसके अंदर चाबी, उसके अंदर मोबाइल, यह सारी चीज़ें वह छोड़ देता है ताकि कोई कार यहाँ से चोरी करके ले जाए। इधर से कोई राहगीर गुजर रहा था, उसने जलने की जो बू थी उसको सूंघा, उससे कुछ ऐसा लगा, ऐसा कुछ आभास हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वह सीधा लाश के पास पहुँच जाता है, पुलिस को सूचना देता है और पुलिस फिर उसके बाद इस घटना का खुलासा कर देती है। साल दर साल बीतते रहते हैं और 11 अगस्त 2016 की बात है। इन तीनों आरोपियों को, जिसमें सपना होती है, उसका प्रेमी हर्षप्रीत सलूजा होता है और साथ ही आमीन होता है, आमीन उर्फ आमिर, उसको पुलिस ने जब इसमें चार्जशीट लगाई तो अदालत ने इन तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और बताया जाता है कि यह जो इन्होंने कोशिश की, लेकिन परिवार ने इस मामले में बहुत बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए ताकि इन्हें कभी सलाखों से बाहर ना निकलने का मौका मिले। लेकिन शायद कानून इतना लचीला है कि हो सकता है देर सवेर ये सलाखों से बाहर भी आ जाएं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको यह भी बताना है कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, कुछ भी ऐसा ज़रूर गलती कर देता है जिससे कि वह शातिर अपने क्राइम में कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, लेकिन कातिल ज़्यादा दिनों तक बच भी नहीं सकता। पुलिस ने इस
केस में पूरी ईमानदारी से काम किया। कातिलों को ही न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनके खिलाफ पुलिस ने पुख्ता सबूतों को भी इकट्ठा किया ताकि उन्हें बड़ी से बड़ी जो सज़ा है वह मिल सके। बड़ी से बड़ी सज़ा आजीवन कारावास ही बन पाई। अभी उनके पास बहुत सारे मौके हैं, तो यह कहानी रहती है तो यह भविष्य के घर में छिपा है। तो यह रही आज की सच्ची घटना की कहानी। आप अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।